गुपचुप तरीके से फंड लेने के लिए हमारे पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वकालत कर चुके थे। इस पर उस टाइम काफी सवाल उठे। सबसे ज्यादा विरोध किया आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने। इन्होंने कहा कि ये एक तरह से पारदर्शिता के खिलाफ होगा और इससे लोकतंत्र में बराबरी वाला मुकाबला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो बहुत ज्यादा उसको फंडिंग होगी। कोई भी कॉर्पोरेट हाउस उसको इस वजह से फंड देगा कि उसको काम करने में आसानी हो। तो इस वजह से ऐसा होगा कि इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगी और इस तरह से ये एक तरह से हाथी और चींटी का मुकाबला हो जाएगा, यानी बराबरी का मुकाबला नहीं हो सकता। इसको लेकर चिंता जताई थी उस टाइम आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बाद में संसद ने इनकी सारी मांगों को किनारे कर दिया। इनकी सारी जो जायज बातें थी उनको दरकिनार करते हुए एक फाइनेंस बिल लाके, क्योंकि हम जानते हैं फाइनेंस बिल के मामले में राज्यसभा को बहुत आराम से किनारे किया जा सकता है, लोकसभा उस पर प्रभावी होती है, तो लोकसभा में इस बिल को लाके इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को लागू कर देते हैं। अब इस पर बहुत से लोग काफी एक्टिव हो गए थे, जैसे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कॉमडोर लोकेश बत्रा। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है। इन लोगों की पहल से इस पूरे मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाते हैं कि इससे लोकतंत्र में बराबरी वाला मुकाबला बिल्कुल नहीं हो सकता और पॉलिटिकल पार्टीज को गुपचुप तरीके से पीछे के रास्ते से चंदा देकर आगे के रास्ते धंधा करने वाला ये जो अपारदर्शी काम है इसको बंद किया जाना चाहिए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक बहुत ही जोरदार निर्णय दिया। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इनकी बातें बहुत जायज हैं। ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट लोग उठा रहे थे कि ये जो कानून है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। यानी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें जो जानने का अधिकार मिला हुआ है, सूचनाओं तक पहुंच का जो अधिकार मिला हुआ है, ये उसके खिलाफ है। हमें पता ही नहीं है कि कौन कितना चंदा दे रहा है और उस चंदे के बदले उसका धंधा कितना फल फूल रहा है। तो इस तरह की जानकारियां पब्लिक को मिलनी चाहिए। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई, जो कि इसके लिए ऑथराइज थी, तुम अभी की अभी ये बॉन्ड इश्यू करना बंद करो और अभी तक की सारी डिटेल्स, मतलब 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक की सारी डिटेल्स तुम 6 मार्च तक, 21 दिन का टाइम दिया, 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को भेजो और इलेक्शन कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा ताकि लोग जान पाए कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किससे चंदा लेकर बरकत की है और उस चंदे के बदले किस कॉर्पोरेट हाउस ने अपने धंधे में बरकत की है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय कर दी जाती है। लेकिन एसबीआई भी कम चालाक नहीं होता है। ये इस डेडलाइन से पहले ही 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि माई बाप हमें थोड़ी और मोहलत दे दी जाए। और ये थोड़ी और मोहलत होती है 30 जून तक के लिए। 30 जून जब इलेक्शन ही निपट जाए, सरकार किसकी बन गई ये पता चल जाए, तब आप जो है हमें ये अधिकार दो कि हम इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है, किसने चंदा लिया, किसने धंधा किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दे पाए और इलेक्शन कमीशन फिर पब्लिक फोरम में डाले और लोग जान पाए कि किसने कितना धंधा लिया और तब तक सारा ही मामला निपट चुका हो। मतलब जिस इंफॉर्मेशन से इलेक्शन में फर्क पड़ता, लोगों को पता चलता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी साफ है, कौन सी मैली है, किसने किससे कितना पैसा लेकर उसके एवज में कितना पारदर्शिता से काम किया, कितने काम बांटे, कितना लीगल काम किया, ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले अगर लोगों को पता चल जाए तो इससे कोहराम मच सकता है। इसलिए इसके लिए मोहलत 30 जून तक दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हमारी सर्वोच्च न्यायालय, वो भी एसबीआई के इस इरादे को भांप गई। उसे पता चल गया कि एसबीआई किसी भी तरह से इस पूरे मामले को 30 जून तक टालकर लोगों के साथ धोखा करना चाहता है, वोटर्स के साथ धोखा करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको कह दिया कि अब तुम्हें यह मोहलत बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तो जो एसबीआई के वकील होते हैं हरीश साल्वे, ये समझ गए थे कि अब किसी भी तरीके से यहां पर दाल गलने वाली नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा एक काम करिए, आप हमें 21 दिन की मोहलत दे दीजिए, 3 हफ्ते की तो कम से कम मोहलत दे दीजिए ताकि हम 3 हफ्ते के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, कंपाइल कर सकें और उसके बाद आपको दे सकें, मतलब इलेक्शन कमीशन को दे सके, इलेक्शन कमीशन के जरिए पब्लिक जान सके। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अब एक नहीं चलेगी, हर हाल में 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को ये सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है और इलेक्शन कमीशन फिर इसको 15 मार्च तक पब्लिश कर देगा, अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को बता देगा कि किसने कितना चंदा लिया है। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे इस पूरे मामले पर कुछ और ठोस दलीलें देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि माई बाप, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में हमने कस्टमर के साथ एक वादा किया हुआ है गोपनीयता का
कि भाई तुम जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी फंड दे रहे हो, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारी गोपनीयता को बनाए रखेंगे। ऐसे में ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। और इसके साथ ही ये जो कस्टमर हैं जितने भी, इनकी सब अलग अलग इंफॉर्मेशन है, एक जगह कोड है इनका और फिर दूसरी जगह इंफॉर्मेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट समझ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो तुम ये दलील दे रहे हो कि इनकी इंफॉर्मेशन अलग अलग है, एक कोड के जरिए इसको जानने में, इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, इस तरह की बेवजह की अतार्किक दलीलें मत दो। बल्कि तुम्हें पता है कि तुम केवाईसी के जरिए इस तरह की सारी डिटेल्स कस्टमर की ले लेते हो। केवाईसी एक नो योर कस्टमर वाला एक तरीका है जिसमें हमारे आधार कार्ड, वोटर आईडी, इसके जरिए बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी। तो ऐसे में हरीश साल्वे एसबीआई के वकील का यह कहना कि हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन जगह जगह से 29 ब्रांचों से ये सारी चीजें कलेक्ट करनी होंगी, इसके बाद टाइम लगेगा, तो कम से कम 21 दिन का टाइम तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये कह देता है कि इस तरह की चालाकियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपको 12 मार्च तक शाम को इलेक्शन कमीशन को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, तो मतलब बस देनी ही है। और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे ये सारी चीजें डालनी है, तो बस उसी दिन डालनी है। अब हरीश साल्वे का ये आखिरी दांव भी फेल हो जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कह दिया हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है इलेक्शन कमीशन को देनी है और इलेक्शन कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पर डालेगा, लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल ये कहा है कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको दीजिए। मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना फंड लिया है ये भी आप जान पाएंगे, और किस कॉर्पोरेट हाउस ने कितना फंड दिया है ये भी आप जान पाएंगे। लेकिन आप क्या नहीं जान पाएंगे, अभी आप ये नहीं जान पाएंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉर्पोरेट हाउस से या किस बिजनेस घराने से कितना पैसा मिला है। मतलब आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इससे भी काफी काम चल जाएगा। इससे ये काम चल जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के पास तो हिसाब किताब होता ही है। कांग्रेस को पता ही है कि उसको किससे कितना फंड आया है, बीजेपी को पता ही है कि उसको किससे कितना फंड आया है। तो ऐसे में इस पूरे डिसीजन से बहुत बड़ा राजनीतिक कोहराम मच सकता है। इस पूरी लड़ाई में इस मुकाम तक पहुंचाने के जो असली हीरो हैं, जो शाबाशी के हकदार हैं, वो हैं आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमडोर लोकेश बत्रा जी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण, इसके साथ ही सीपीआईएम हो या फिर जो एक एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन लोगों के द्वारा एक तरह से ये लड़ाई लड़ी गई। इसमें बहुत से इस तरह के लोग भी हैं, स्वतंत्र और समाज सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जिन्होंने इन सबको मदद करी, इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो ये सब इस पूरी लड़ाई के असली हकदार हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया, जिन्होंने इस लोकतंत्र में लोगों को यह बताया कि यहां पर किसी भी तरह की तानाशाही नहीं चल सकती। हम सब अपनी आंखें खोलकर, सजग होकर, लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका में बैठे हुए हैं, खड़े हैं। रात दिन आपके सारे डिसीजन पर, आपके द्वारा संसद पर बनाए जाने वाले कानूनों पर निगाहें बनाए हुए हैं। तो लोकतंत्र में जब तक ऐसे सजग प्रहरी बने रहेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता। सत्ता आती है, जाती है, लेकिन जिंदा रहना चाहिए, बचा रहना चाहिए, तो वो है लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के जरिए ही एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री बनने की सोच सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, नॉर्थ कोरिया वाली जैसी स्थिति आ गई, तो फिर आप समझ सकते हैं जो आदमी अपने फूफा को नहीं बख्शता, वो जनता को क्या बख्शेगा। तो हमें अपने इस लोकतंत्र को बचाना है, और इस तरह से देखते हैं आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।